नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सरकार लोगों को सस्ती दवाएं तो देना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सस्ती दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं? क्या डॉक्टर सस्ती दवाएं यानी जेनरिक मेडिसिन लिख रहे हैं? क्योंकि हमने भी कुछ दिनों से यह मुहिम चलाई है कि आपको सस्ती जेनरिक मेडिसिन मिले, लेकिन सारी कोशिशें उस वक्त नाकाम हो जाती हैं जब आप मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहां आपको जेनरिक मेडिसिन की बजाय एक पेटेंट या ब्रांडेड मेडिसिन मिले। इसलिए हम यह मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या हर मेडिकल स्टोर पर पर्याप्त मात्रा में जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध है या नहीं? क्या लोगों को सस्ती दवाई का हक नहीं मिलना चाहिए? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेनरिक दवाओं को लेकर सरकार की कोशिशें कितनी ज्यादा जमीनी हकीकत पर सही उतरती हैं। हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि जेनरिक मेडिसिन की उपलब्धता को लेकर क्या डॉक्टरों को भी उतनी अवेयरनेस है? डॉक्टर जानते हैं कि जेनरिक मेडिसिन है या नहीं, और डॉक्टर लिखते नहीं है क्या जेनरिक मेडिसिन जानबूझकर? इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चे ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। जेनरिक दवाओं को लेकर सरकार की तरफ से पहली बार गंभीर प्रयास किए गए हैं। इससे पहले जी बिजनेस ने भी मुहिम चलाकर जेनरिक दवाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल ये कि क्या बाजार में जेनरिक दवाएं मौजूद हैं? कितनी जेनरिक दवाइयां होती हैं, कितनी दुकानों पे उपलब्ध होती है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी एक छोटा सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे, जेनरिक दवाइयाँ आपके पास कितनी लिखी हुई आती हैं जिसको आप दे पाते हैं? जेनरिक दवाई तो नाम लिख के डॉक्टर नहीं लिख रहे, ब्रांड नाम से ही लिख के भेजते हैं, तो ब्रांड नाम से ही रहता है। जेनरिक ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो जेनरिक दवाइयाँ नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं। अच्छा, दूसरा एक ज़रूरी बात ये होती है कि केमिस्ट की दुकानों पे कितनी जेनरिक दवाइयाँ रहती है, यानी कि उपलब्धता की मैं बात कर रहा हूँ, वो कम होती है, ज़्यादा होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कम होती है। अच्छा, यानी कि पीछे से कंपनी भी कम बना रही है? बिल्कुल कम बनाती है। ज्यादातर स्टोर्स पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी ऐसी दवाएं नहीं लिख रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स का भी इंटरेस्ट होता है कि भाई जो कंपनी को वो प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं जेनरिक ड्रग्स होनी चाहिए, क्योंकि पुअर पेशेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। जेनरिक नेम का मतलब है जो उसका ओरिजिनल नाम है, वो नाम पे जो दूसरी कंपनी है वो उसको ब्रांडेड नेम दे देती है। क्योंकि वो नेम पेटेंटेड होता है तो वो कंपनी उसको महंगे रेट पे बेच देती है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश के सबसे बड़े अस्पताल के मेडिकल स्टोर्स पर केवल 230 जेनरिक दवाएं मौजूद हैं, जबकि इनकी संख्या 1000 होनी चाहिए थी। वहीं डॉक्टरों ने सरकार से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि दवाओं की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब हमने एम्स के बाहर के मेडिकल स्टोर्स का जायजा लिया तो हमें इसकी सच्चाई भी मालूम पड़ गई। आखिर जो लोग दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर्स पर पहुंच रहे हैं, क्या वो खुद भी जागरूक हैं या नहीं? लोगों को, यानी कि जो मरीज आते हैं, उनको कितना इस बारे में जानकारी रहती है? वो कितना बता पाते हैं कि कौन सी दवाइयाँ आप दें या वो? बिल्कुल नहीं पता होता है। जो डॉक्टर लिखते हैं वही जो नाम रहता है बोलते हैं नाम से दो, बस पेशेंट को वही मालूम है, उसको कुछ भी दो उनको पता नहीं होता है। अच्छा, बस यही होता है कि जो नाम से लिखा हुआ है नाम से दो। बार बार एक नाम आ रहा है, जेनरिक दवाई, जेनरिक दवाई, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? अच्छा, सीधा सवाल, जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं ये आपको पता है? नहीं पता है। अच्छा, हम डॉक्टर को ये कहें कि देखिए आप सॉल्ट नेम लिखिए तो वो सॉल्ट नेम से लिख देगा, पर जब वो केमिस्ट के पास जाएगी तो केमिस्ट तो जो मर्जी है ब्रांड दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो आप डॉक्टर से हटा के और केमिस्ट के पास ले जा रहे हैं। तो ये तो कोई बहुत ठीक बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट तो वो ही देगा जिसमें उसको मुनाफा होगा। मेडिकल स्टोर मालिकों का कहना है कि जब डॉक्टर ब्रांड नेम से दवाएं लिखते हैं तो वो जेनरिक मेडिसिन कैसे दें? वहीं सप्लाई चेन में भी
जेनरिक मेडिसिन की कमी है। कि आज हमारी कंट्री के अंदर फॉर्मुलेशन एक एक नाम के अंदर 2-2 साल्ट होते हैं। उस 2 साल्ट की फिक्स डोजेज लिखने के लिए जेनरिक नेम कोई डॉक्टर को लिखने में बड़ी मुश्किलें आएंगी। उसके बारे में सरकार ने अभी अपनी पॉलिसी कोई डिक्लेयर नहीं की है। लेकिन अगर आप खुद से जेनरिक दवाएं चाहते हैं तो ये भी आसान है। एक ऐप के जरिए आप जेनरिक दवाओं का दाम और नाम जान सकते हैं और इसके बाद आप उसके जेनरिक नाम से मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। फार्मा सही दाम इस ऐप का नाम है और इसमें आप उन 378 दवाओं की दाम जो हैं वो देख सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं यहाँ एक पॉपुलर एंटीबायोटिक दवा जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, उसका दिल्ली में क्या दाम है ये देख रही हूँ। एम्पिसिलिन इस दवा का नाम है एंटीबायोटिक का, ये मैंने यहाँ पर लिखा और दिल्ली मैंने इसमें स्टेट डाली, तो ये अलग अलग कॉम्पोजिशन मुझे दिखा रहा है। अगर मुझे 250 mg एम्पिसिलिन की ज़रूरत है तो उसका सीलिंग प्राइस दिखा रहा है कि सरकार ने 2.69 सीलिंग प्राइस दिल्ली के लिए तय किया है। ये भी बता रहा है कि ये कैप्सूल है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बिग स्टोरी बिग डिबेट में कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर्स आखिर जेनरिक दवाएं क्यों नहीं लिख रहे हैं? मेडिकल स्टोर्स जेनरिक दवाएं क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्या बाजार में जेनरिक दवाओं की सप्लाई कम है? क्या जेनरिक दवाओं को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है? जेनरिक दवाओं को लेकर क्या सख्त कानून की जरूरत है? क्या डॉक्टर और फार्मा कंपनियों के बीच कोई बेमेल गठजोड़ है? तो ये वो कुछ सवाल हैं जो अपनी इस डिबेट के दौरान हम उठाएंगे। मेरे साथ इस डिबेट में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल होने वाला है ये मैं आपको बता दूं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के लीडर नरेंद्र तनेजा जुड़े हुए हैं और डॉक्टर DR राय हैं जो कि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के। लेकिन और कौन शामिल होगा इस डिबेट में ये जानिए। मेरे साथ जगन्नाथ शिंदे होंगे, चेयरमैन हैं ऑल इंडियन ऑरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के। मेरे साथ होंगे डॉक्टर प्रशांत टंडन, फाउंडर एंड CEO हैं 1mg और प्रेसिडेंट है इंडियन इंटरनेट फार्मेसीज एसोसिएशन के। मेरे साथ इस डिबेट में केवल हांडा जुड़ेंगे जो कि प्रमोटर है और डायरेक्टर है सैलस लाइफ केयर के और फॉर्मर MD हैं फाइजर कंपनी के जो कि एक बड़ी दवा कंपनी है। और नासिर हुसैन जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। आप लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नरेंद्र तनेजा जी आपके पास आऊँगा। प्रधानमंत्री ने सूरत में एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि गरीब लोगों को सस्ती और जेनरिक दवाएं मिलें और डॉक्टरों को ये कहा जाएगा कि जब वो पर्चा लिखें तो बड़े बड़े अक्षरों में जेनरिक दवाओं का नाम भी जरूर लिखें या जेनरिक उसका सॉल्ट या मॉलिक्यूल जरूर लिखें। सर, सरकार की कोशिश बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि अभी हमारे देश में जेनरिक दवाएं उस स्तर पर उपलब्ध हैं जो सभी लोगों को इस देश में मिल सके? गौरव, अगर उपलब्ध नहीं है उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, सरकार का काम क्या होता है, एक नीति लेकर के हम आए हैं और हम ये जानते हैं कि किस तरीके से सारा ये सब कुछ चल रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको पता है डॉक्टरों को किस तरह जो है लोभ देती हैं कि हमारी दवाइयां लिखें। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ क्या होता है, फॉरेन टूर होते हैं। इसके अलावा हमको जो जिस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है पता, उसका नतीजा क्या होता है कि गरीब आदमी जो है, सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब और मध्य वर्ग को होती है। वो कईयों के किसी के मकान बिक जाते हैं, किसी के गहने बिक जाते हैं। इसीलिए सरकार ये कदम लेकर के आई है कि जो दवाई की असली कीमत है वो कैसे जो है उपभोक्ता को या मरीज को देनी पड़े। उसके लिए जरूरी था कि जो जेनरिक चीजें हैं, अब देखिए जेनरिक जो हमको समझना पड़ेगा, एक दवाई होती है, उस पर R&D होता है, दवाई बनाई जाती है, पेटेंट होता है, पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, वो जेनरिक हो जाती है। और हमारे देश में तमाम ऐसी दवाइयां जो उपलब्ध होनी चाहिए जो नहीं कराई जा रही थी। अब ये एक बहुत बड़ी पहल है, कोई छोटी मोटी नहीं है। जो अभी तक व्यवस्था थी वो कई दसियों साल से चल रही थी, उस व्यवस्था को तोड़ना, नई व्यवस्था को लेके आना, और नई व्यवस्था को अगर जो लोग मना करते हैं को नहीं मानेंगे तो कानून और लेकर के आना, और जहां जहां जरूरत है उसे फैसिलिटेट करना। तो ये सब कुछ हम मानते हैं, आप भी मानेंगे, आपके दर्शक भी मानेंगे, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये क्रांतिकारी कदम है जो प्रधानमंत्री ने उठाया। बहुत अच्छी बात है सर, आप बधाई के पात्र होंगे अगर आप इस क्रांतिकारी कदम को उठा ले। लेकिन मेरे हाथ में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन है सर, सुनिए। और ये नोटिफिकेशन है 21 सितंबर 2016 का, यानी आज से 7 महीने पुराना। इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नामों का प्रयोग स्पष्टता से और अधिमान्यता
कैपिटल लेटर्स में करना चाहिए तथा उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा का पर्चा और दवाओं का प्रयोग तर्क संगत हो। एवरी फिजिशियन शुड प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनरिक नेम्स लेजिबली and preferably in capital letters, and he or she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs। सर, ये 7 महीने पुराना नोटिफिकेशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े तो आप कैसे इंश्योर करवा रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा सर। 7 महीने में तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। मैं आपकी बात का जवाब, देखिए हमारे देश के अंदर जब कोई सरकार दृढ़ता से कानून बनाती है और एमसीआई या अन्य संगठन उसको लेकर के आते हैं, सरकार की तरफ से इसे इशू किया जाता है, पूरा इंप्लीमेंटेशन होने में टाइम लगता है। आप एक प्राइम टाइम पे 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मैसेज को ले जाने के, जिससे जो मरीज है वो भुगता उसको भी पता लगे। सरकार भी ये कोशिश कर रही है और जैसा मैंने कहा क्रांतिकारी कदम है। जो अड़चन डालेगा, जो बाधा डालेगा, सरकार जानती है उनसे कैसे डील किया जाए। लेकिन साथ में ये जो बात है कि जेनरिक जो एक, देखिए तमाम लोगों को पता ही नहीं जेनरिक क्या है। अब जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे अन्य प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है, ज्ञान उनका बढ़ रहा है। और आप ये देखेंगे कि जब सरकार ये फैसला कर ले कि सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों को कम दाम पे, सही दाम पे दवाई मिले, जिससे वो उनके घर ना बिकें, उनकी जो गहने वो ना बिकें, उनकी कमर, आर्थिक कमर ना टूटे। तो सब लोग आ रहे। 7 महीने कम समय, थोड़ा आप इंतजार करिए। हम ये क्रांतिकारी कदम है। मैं डॉक्टर राय का एक पक्ष लेना चाहता हूं। डॉक्टर डीआर राय मेरे साथ, जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आईएमए के। डॉक्टर राय, सरकार की कोशिश बहुत अच्छी है, सरकार एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है जो कहीं ना कहीं सबको जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए सही होगा। लेकिन मैं आप डॉक्टर फिटर्निटी से जुड़ा आपसे सवाल लेना चाहता हूं। बहुत बड़े आरोप लगते हैं डॉक्टर फिटर्निटी पर। वो दवा कंपनियों से साठगांठ करके रखते हैं, दवा कंपनियां उनको कमीशन देती हैं, दवा कंपनियां उनको अपनी दवा लिखने के लिए दबाव डालती हैं और वो उस कमीशन या दबाव के चक्कर में ब्रांडेड दवाओं का नाम लिखते हैं बजाय जेनरिक दवाओं के लिखने के। और इसलिए एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते इतने ज्यादा उन महंगी दवाओं को खरीदने के, उसके बावजूद मजबूर होता है उन दवाओं को खरीदने के लिए, उन ब्रांडेड दवाओं को खरीदने के लिए जिनका जेनरिक ऑप्शंस भी मार्केट में मौजूद है। डॉक्टर राय। गौरव जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है और पहली सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी के इस जो एक बीड़ा उठाया उसका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बता दूं कि हमने 5 जून 2015 को अपने आईएमए के हेडक्वार्टर के अंदर हमने जन औषधि केंद्र भी खोल दिया, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जेनरिक मेडिसिन दी जाए। और आज भी हम अपने हर डॉक्टर को कह रहे हैं कि हमको जेनरिक मेडिसिन, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमको कहा है, हम उसको पे स्टिक करना चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल आ रहा है कि एवरी फिजिशियन शुड प्रेस्क्राइब द ड्रग विद जेनरिक नेम, शुड, द वर्ड इज शुड। जब तक कि इस कानून को आप नहीं बदलेंगे, आप उनको एक चॉइस दे रहे हैं। सेकंड चीज क्या आ रही है आज की तारीख में, देखिए जिस वक्त से डॉक्टर ग्रेजुएट करके निकलता है तो वो एक जेनरिक नेम से उसको पढ़ता था, उसके बाद उसकी एक आदत, आपने बीच में कहा डॉक्टर क्यों नहीं लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, लेकिन आप केमिस्टों की दुकान पे चले जाइए, हम जेनरिक नाम उनको लिख के दे देते हैं तो उसको वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार, जो ब्रांड, और वो इच्छा के अनुसार किसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो कंपनी उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है वो उसको दे रहे हैं। डॉक्टर की लिखने की पावर को अब केमिस्ट के पास डाल दिया गया है। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी आने वाले वक्त के अंदर, ये मैं कई बार इस चीज को उठा चुका हूं, हमारा कोई भी केमिस्ट की दुकान खोलने से पहले एक सबसे बड़ी एक एलिजिबिलिटी होती है, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट चाहिए। सर वो बात दूसरी है, केमिस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है वो बात दूसरी है। सवाल मेरा क्या है, आप सुनिए, आप कह रहे हैं डॉक्टर से लेकर केमिस्ट को पावर दे दी गई, तो डॉक्टर्स क्या सही तरीके से काम कर रहे होते तो केमिस्ट को पावर क्यों जाती? डॉक्टर्स पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, आप इतने महंगी दवाइयां लिखते हैं कि गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, आप जेनरिक दवाओं का ऑप्शन उसको देते नहीं। देखिए आप जो कह रहे हैं गौरव जी, बिल्कुल हमने इस चीज को प्रमोट किया कि रैशनल यूज, अगर वो दवाई कोई साल्ट हमारे पास चीप रेट के अंदर मिलता है और पोटेंट दवाई, तो डॉक्टर को वो लिखनी चाहिए, और डॉक्टर लिख भी रहे हैं। अगर कुछ नहीं लिख रहे तो वो गलत है, हम उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते जो मार्केट में अगर वो साल्ट ही अवेलेबल नहीं है और वो कॉस्टली आ रहा है, इस बारे में बात करते हैं। इस बारे में डॉक्टर प्रशांत टंडन, फाउंडर एंड सीईओ 1mg मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है इंडियन इंटरनेट फार्मेसीज एसोसिएशन के। मिस्टर टंडन, स्वागत है जी बिजनेस पर। मिस्टर टंडन, देश में इस वक्त एक बड़ी बहस चल रही है और अच्छी बहस चल रही है कि जेनरिक दवाएं डॉक्टरों को लिखनी चाहिए, जेनरिक दवाएं पेशेंट्स को मिलनी चाहिए, लेकिन क्या जेनरिक मेडिसिन के लिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और क्या जेनरिक मेडिसिन अभी है? हर ब्रांडेड दवा का ऑप्शन जेनरिक में मौजूद है और क्या डॉक्टर जानबूझ के नहीं लिखते जेनरिक दवाएं? सर
इंडिया में 90% मेडिसिन जेनरिक सॉल्ट्स होती है, जिनके अलग अलग कंपनीज अपने अपने ब्रांड में सेल करती हैं। तो इन आई थिंक जो ये पूरी मूवमेंट है ये बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है। लेकिन क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार आज की डेट में है, वो एक मेरे ख्याल से अच्छा एक रियल क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में ये रियलिटी है कि इंडिया में सब स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर्स को भी मैन्युफैक्चर करने दिया जा रहा है। वो सब कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन जब तक एटलीस्ट अब आज इस मूव से क्या हुआ है कि पावर कंज्यूमर के हाथ में आ गई है। आज तक वो डिपेंडेंट था और हेल्पलेस था कि डॉक्टर ने जो लिख दिया उनको और कोई ऑप्शन नहीं दिखती थी। ये डिबेट जो बहुत चल रहा है उसमें बात ये हो रही है कि डॉक्टर से केमिस्ट को पावर चली गई है। मेरे ख्याल से डिफरेंस सिर्फ इतना हुआ है कि जेनेरिक मेडिसिन जिनमें सॉल्ट जेनेरिक है उसमें पावर कंज्यूमर को आने लग गई है। अब कंज्यूमर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं आज की डेट में के हाथ में पावर चली गई, नहीं, आज की डेट में भी कैसे चलेगा, दवाई बेचेगा। नहीं, सही बात, मैं बताता हूँ किस तरह आज की डेट में भी काम चलेगा। कंज्यूमर डॉक्टर से पूछेगा कि आपने ये मेडिसिन लिखी है, इनके कौन कौन से ब्रांड देखे जा सकते हैं। अब बेशक कंज्यूमर का अपना ट्रस्ट हो, बेशक उसका केमिस्ट पे ट्रस्ट हो, बेशक वो इधर उधर दूसरे लोगों के साथ जिन कंपनी पे ट्रस्ट करे, अब वो बंधा हुआ नहीं है कि मेरे डॉक्टर की किसी फार्मा कंपनी के साथ साठगांठ थी इसलिए मेरे को इस जेनेरिक का ये वाली कंपनी का लेना पड़ेगा। वो किसी और रिप्यूटेड कंपनी का भी ले सकता है और जेनेरिक का जनौषधि का भी ले सकता है। हमने बहुत सारे हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मालूम ही नहीं कि जेनेरिक और ब्रांडेड में अंतर क्या है। वो क्या कहेंगे केमिस्ट से कि मुझे क्या दे दो, और केमिस्ट जो उनको देगा उनको लेना पड़ेगा। तो उसमें ये डॉक्टर्स जैसे अभी ये कह रहे थे डॉक्टर आए कि अब केमिस्ट धोखा करेगा उन लोगों से, या केमिस्ट, बहुत सारे ऐसे केमिस्ट हैं जिनको बहुत ज्यादा मार्जिन जिसमें होगा वो दवा बेचेंगे। अब वैलिड कंसर्न है कि केमिस्ट, इसमें मेन चीज क्या है, एक अगर मेडिसिन के अंदर एक सॉल्ट है, जो भी कंपनी वो मेडिसिन उस ब्रांड के अंदर बेच रही है उस सॉल्ट को, उसकी क्वालिटी ठीक होनी जरूरी है, वो कोई ऑप्शन नहीं है। उनको अगर मेडिसिन बेचने का लाइसेंस मिला है तो वो कंपनी अगर क्वालिटी पे डिलीवर नहीं कर रही तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आज तक वो नहीं हो रहा था, वो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, और वो एक चीज है जो होनी जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज उन कंपनीज को कोई वो नहीं है, दे कैन नॉट सेल मेडिसिन इन इंडिया। ठीक है, मेरे साथ नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नासिर हुसैन, जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड, सस्ती वर्सेस महंगी दवाएं, इनको लेकर देश में एक बड़ी बहस चल रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई अभी नहीं बल्कि बहुत पहले इस देश में, जब क्योंकि भारत की 70% से की आबादी, लगभग 70 या 65% आबादी खेती पर आधारित है, लगभग बहुत सारी आबादी है जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आती है, जिनको महंगी दवाएं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक ऐसी पॉलिसी आ जानी चाहिए थी जहां सस्ती दवाएं या जेनरिक मेडिसिन मिलने के लिए उनके पास उपलब्धता होती, उनके पास ऑप्शंस होते। आपको लगता नहीं है जो अभी हो रहा है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या अभी जो हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा जब एटलीस्ट इस सरकार में ऐसा हो रहा है कि पिछले 2-2.5 साल या 3 साल अभी इस सरकार को होने आए हैं, जैसे ही कोई एक नया बिल आता है किसी भी उस पर हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, या रेलवेज में हो, या एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में, तो यही बहस बार बार लोग करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 70 साल बीत गए हैं, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो है। मेरा मानना यह है कि जो हर सक्सेसिव जो गवर्नमेंट होती है, हर 5 साल के बाद जो सक्सेसिव गवर्नमेंट होती है, वो जो है नए तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करती है, नया उसमें फेरबदल लाने की कोशिश करती है, जो एग्जिस्टिंग लॉस है उसके ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कहीं उसके ऊपर लूपहोल्स हैं, कहीं वो लूपहोल्स को प्लग इन करने की कोशिश करती है। ये हर सरकार को करना चाहिए, इस सरकार को भी करना चाहिए, इसके बाद आने वाली सरकार को भी करना चाहिए, और इसके पीछे जो सरकारें थी वो भी करने की कोशिश की है। अब जहाँ तक जेनरिक वर्सेस जो ब्रांडेड मेडिसिन की बात है, देखिए भाई, इतना बड़ा जो देश है, इस देश में हर तरीके की मेडिसिन के लिए मुझे लगता है कि एक मार्केट है। अब ब्रांडेड मेडिसिन यहाँ पे रूल करती है, 70-80% लोग वही खरीदते हैं, या 80% से ज़्यादा लोग वही खरीदते हैं, उसमें उनको मुनाफा भी है। लेकिन उसके साथ में ये है कि जेनरिक मेडिसिन के एडवांटेजेस भी हैं, उसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। कल का दिन डॉक्टर ये कह सकता है कि भैया मैंने तो डायग्नोस करके दे दिया था,
लेकिन केमिस्ट ने फलानी फलानी मेडिसिन दिए, अब उसमें वो हील होने में, ट्रीट होने में इतना लंबा टाइम लग गया। अगर ब्रांडेड मेडिसिन दिए होते तो वो ज्यादा तेजी से हो सकता है उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, या बहुत जल्दी से उनका जितने भी वो जो भी बीमारी थी उससे वो बाहर आते। तो इसमें कई तरह की चीजें हैं। तो जो बिल की बात हो रही है उसमें ठीक है, पिछले चीजों से अब तक वो ये करने, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम हर एक जो ये इस सरकार में हर कोई जो नई चीज आ रही है उसके पहले उसका प्रिपरेशन जो है नहीं हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी बहुत हम लोगों ने बात किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कोई भी चीज के लिए जो हम तैयार करना। ठीक है, मैं आपकी इसी बात का जवाब लेता हूं। नरेंद्र तनेजा जी इसी बात का जवाब दीजिए। ठीक है नासिर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने सवाल उठाया है। जेनरिक मेडिसिन को लेकर देश में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करने जा रहे हैं और कैसे आप लोगों को जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे और साथ ही उनको बताएंगे कि कैसे वो ब्रांडेड और जेनरिक में अंतर करें और कैसे आप जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनको आप कहेंगे कि लोगों को वो बताएं कि उनके लिए क्या अच्छा है। देखिए डॉक्टर नासिर हुसैन साहब ने जो कुछ कहा मैंने बहुत ध्यान से सुना। दो हिस्से, पहली बात तो यह है कि इसकी शुरुआत हमने करी है, जहां जहां कानून है कानून लेके आया जाएगा, जहां लोगों से संवाद करना संवाद किया जाएगा, राज्य सरकारों की भूमिकाएं उनके साथ संज्ञान लेते हुए उसके कानून बनाए जाएंगे। ये शुरुआत एक करी गई है। बहुत कम लोग हैं भारत के अंदर जो ब्रांडेड दवाइयां खरीद सकते हैं, वो 5 से 10% से ज्यादा नहीं है। 90% भारतीय लोग जो हैं उनको मजबूरी में ब्रांडेड दवाई खरीदनी पड़ती है। अगर उनको विकल्प दिया जाए तो वो उसी को स्वीकार करेंगे। जहां तक यह है कि पावर केमिस्ट के पास शिफ्ट हो जाएगी, अगर जरूरत होगी इसके लिए कानून लेकर के आया जाएगा, एनफोर्स करा जाएगा कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। और दूसरी तरफ जो है, जब भी कोई व्यवस्था परिवर्तन होता है उसमें समय भी लगता है और दृढ़ता की जरूरत होती है। हमारी सरकार इसको लेकर के वो बिल्कुल एकदम पक्के इरादे से उतर रही है। और ये जो आरोप लगाया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि भाई हम जो भी आते हैं हम कुछ करते नहीं हैं, शोर ज्यादा करते हैं, 70 साल की बात। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 50 और 60 के दशक में हमारे यहाँ मेडिकल की हालत इतनी खराब नहीं थी देश में। उसके बाद ये मेडिकल के अंदर जो आज फार्मा फर्म हैं, जिस हिसाब से बड़े बड़े डॉक्टर मिले हुए हैं और ये जो सारा कुछ चल रहा है, हर मरीज जानता है, हर भारतीय जानता है उसकी कैसे जेब काटी जाती है, किस हिसाब से उसके घर बिकवाए जाते हैं, गहने बिकवाए जाते हैं, बड़ी बड़ी उनके फॉरेन के जंकेट्स होते हैं। ये क्रोनिक कैपिटलिज्म मेडिकल फील्ड में लेके आई उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उसमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था और उन्होंने किसकी ठीक है सर हम पॉलिटिकल डिबेट क्यों बना रहे हैं इसको? गरीब आदमी, मध्य वर्ग की। मिस्टर तनेजा, हम पॉलिटिकल डिबेट क्यों बना रहे हैं? हम मुद्दे पर रहते हैं। गौरव सुनिए, मैं मुद्दे पे ही हूं क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, मुझे जवाब देने का हक बनता है मेरा। मैं वापस उसी पे जाता हूं। हम इसकी परवाह नहीं करते कांग्रेस क्या कर रही है। हमारा जो दर्द है वो गरीब आदमी के साथ है, मध्य वर्ग के साथ है। उचित दाम पे हम दिलाएंगे। कांग्रेस साथ देती है, बहुत अच्छा। वो साथ नहीं भी देती, तनेजा जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप गरीब आदमियों की फिक्र करते हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे गरीब आदमियों की फिक्र करने में कहीं कमी रह जा रही है आपसे। 2 साल पहले जेनरिक दवा स्टोर चलाने वाली एजेंसी जो एम्स में एजेंसी चलाती है, उसने एम्स के प्रशासन को यह लिखा कि भाई 53 ऐसी दवाएं हैं जो एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सबसे ज्यादा लिखते हैं, उनको जेनरिक लिस्ट में शामिल कर दीजिए। आज तक वो शामिल नहीं हुई है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अभी लिखा है डायरेक्टर को कि आप 230 दवाएं केवल मिलती हैं जेनरिक स्टोर पर। आप दवाएं हमसे लिखने को कहते हैं, हम लिख देंगे, आप उपलब्ध तो कराइए। आप उपलब्धि नहीं होगी तो फिर मरीज हमारे पास ही लौट के आएगा, डॉक्टर आपने कौन सी दवा लिख दी? गौरव, ये वेस्टेड इंटरेस्ट थे, ये माफिया था, इसी को तो हम तोड़ रहे हैं। अब जरूरत पड़ रही है कि कानून लेकर के आओ। कैसे तोड़ रहे हैं? 2 साल से आप उन दवाओं को लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए, कन्विंस करने की कोशिश करी। नहीं, देखिए अब इसको लेकर के आपने देखा वो डायरेक्टिव आया, हमारे एक को पैनलिस्ट ने कहा कि वो वर्ड शुड लिखा हुआ है, शुड की जगह मस्ट होना चाहिए। अब उस बहुत अच्छा सजेशन है, सरकार तक पहुंचेगा, शुड की जगह मस्ट होगा। जहां जो तो देखिए एक चीज समझने होगी, ये एक क्रांति है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन के अंदर गौरव आपका सजेशन, चाहे वो मेरे साथी है कांग्रेस के, उनके सजेशन, जो आपके दर्शक है उनका सबको लेकर के हम उसको आएंगे। हम तो ये क्लेम नहीं करें, बहुत बड़ा परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जो कि बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट और कहीं हद तक
माफियाओं ने घेर रखा था, उसको तोड़ना और तोड़ने के बाद गरीब के हित में काम करना, मध्यवर्ग के हित में काम करना। आप परिवर्तन लाइए, आप परिवर्तन लाइए, आप जब परिवर्तन लाएंगे तो आपको उसका क्रेडिट भी मिलेगा। लेकिन जो नहीं हुआ है वो अभी तक, वो मैं आपको बता रहा हूं कि 53 ऐसी दवाएं जिनको एम्स के डॉक्टर सबसे ज्यादा लिखते हैं, वही जेनरिक मेडिसिन लिस्ट में नहीं है। तो कम से कम सर उसको तो शामिल करा दीजिए कि जो सबसे ज्यादा दवाई लिखी, 10,000 मरीज लगभग रोज आते हैं एम्स में, देश भर से आते हैं, देश के बाहर से आते हैं। तो कम से कम देश का सबसे बड़ा अस्पताल, वहां तो जेनरिक मेडिसिन मिले सर। गौरव बात सुनिए, आपकी बात एम्स को लेकर सही है, लेकिन हिंदुस्तान खाली दिल्ली में नहीं रहता। हमको त्रिपुरा में जो गरीब आदमी है उसकी एग्जांपल तो यहीं से सेट होता है, की जितनी केरल में गरीब आदमी है उसकी भी, जम्मू कश्मीर की भी है। बिल्कुल, लेकिन एग्जांपल यहीं से सेट होता है। पूरे देश में एग्जांपल लेकर यहाँ तो हो गई होगा, नहीं यहाँ तो हो गई होगा। केरल के या यूपी के किसी गांव में है नहीं, इस पर हम बात भी नहीं कर सकते। गौरव सुनिए, यहां तो हो गई होगा, लेकिन खाली यहीं से नहीं काम का चलेगा, हमको पूरे देश में लाना। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं। और जो आपने एम्स का बताया, जो आज आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप एक हफ्ते में इसका रिजल्ट भी देखिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा होगा, हम और इस बात की आपकी तारीफ भी करेंगे और आपने करा दिया तो। लेकिन मैं डॉक्टर राय कुछ काम की दूसरी बातें आपसे पूछना चाहता हूं जो हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जेनरिक दवाओं के बारे में बहुत ज्यादा भी लोगों को पता नहीं है। सर, कई जानकारों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर को ब्रांड नेम की बजाय मॉलिक्यूल या सॉल्ट लिखना पड़ेगा, तो कई बार ऐसा होता है जब जेनरिक दवाएं 2-3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, और उन कॉम्बिनेशन को जब डॉक्टर लिखेंगे तो हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन मौजूद हो, कोई कॉम्बिनेशन मौजूद ना हो, तो फिर उससे कैसे निपटने के लिए क्या किया जाए? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई प्लेटफॉर्म पर उठाया है कि जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स के आते हैं, फिक्स्ड डोजेस कॉम्बिनेशंस हैं, आज तक उसका हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं जेनरिक के अंदर। और अगर उसको 3, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं किसी कफ सिरप का या किसी टॉनिक का, जिसके अंदर 7 विटामिन लिखे होते हैं, अगर आप उसको कहेंगे भाई राइबोफ्लाविन दे दो, निकोसामाइड दे दो, विटामिन सी दे दो, इसमें ये डाल दो, थायमिन डाल दो, तो वो बहुत मुश्किल होगा उसके पास, मैं कहां से दूंगा इनको अलग अलग। तो उसके बारे में नहीं है। सेकेंड चीज सबसे बड़ी जो आ रही है, जो बीच में अभी तनेजा साहब कह रहे थे कि हम इसको इस प्रकार से लाने वाले, मैं एक चीज उठाना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए और हम आईएमए के लेवल पर उसका सपोर्ट किया। एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती हैं, जिसके अंदर 370 करोड़ ऐसी कुछ मेडिसिन आई हैं, उसके ऊपर उसको कंट्रोल कर दिया। लेकिन हमारी फार्मा कंपनी बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उन्होंने क्या किया, उसको दूसरा जेनरिक करके, दूसरे नाम से करके, जैसे मैं आपको एग्जांपल तो सिट्राजिन मेडिसिन है, सिट्राजिन 2 रुपए की आज की टेबलेट आती है, लेकिन फार्मा कंपनी ने लीवोसिट्राजिन के नाम से बाजार में और एक साल्ट उतार दिया, ताकि उससे नेशनल जो लिस्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से बाहर आ जाए। तो वो अब वही साल्ट सारी कुछ उसके अंदर सेम है, लेकिन आज वो 27 रुपए की गोली बाजार में बिक रही है। और दूसरे एग्जांपल ले लीजिए, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, क्या उसने अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? नहीं सर, ये बताइए, मैं आपके पास आता हूं मिस्टर टंडन, ये बताइए दिक्कत कहां है? क्या डॉक्टर लिख नहीं सकते जेनरिक मेडिसिन, या जेनरिक मेडिसिन मिल नहीं रही है? सरकार की तरफ से दिक्कत है, डॉक्टरों की तरफ से दिक्कत है, केमिस्ट की तरफ से दिक्कत है? दिक्कत कहां है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर आज जेनरिक लिखने लग गए हैं, जो उनके पास उनको सब कुछ है, लेकिन केमिस्ट भी उसको देने में सक्षम नहीं है। आज का आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, बहुत बड़े कॉलम के अंदर ये न्यूज है कि वहां के डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि वहां पे उनको शिकायत की डायरेक्टर से कि यहां पर जेनरिक नाम से मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। जब एम्स के अंदर ये हालत है, जहां की सबसे क्वालिफाइड लोग हैं, डॉक्टर भी क्वालिफाइड है, यहां का पेशेंट भी क्वालिफाइड है, उनको ये दिक्कत आ रही है, तो गांव के अंदर क्या हालत होगी? अगर मैं आज एक जेनरिक नाम लिख दूंगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन उठाया था कि हमारे केमिस्ट के पास एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं सब लोन लाइसेंस के ऊपर दुकानें चल रही हैं, तो उस वक्त उसको जेनरिक नेम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक क्वालिफाइड आदमी की जरूरत है, वो वहां पर भी नहीं होगा, वहां पर दिक्कत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है, आप इससे एग्री करेंगे? इस बात वाजिब बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जेनरिक मेडिसिन ना लिखें। हम लिख रहे हैं, अब ये केमिस्ट के ऊपर जाएगा ना, हम लिख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे नहीं है। मैं टंडन साहब से पूछता हूं, टंडन साहब, क्वालिफाइड केमिस्ट अगर एक दुकान पर नहीं तो दूसरी दुकान पे होगा, तीसरी दुकान पे होगा, जो उसको पढ़ सकेगा, समझ सकेगा, तो क्योंकि क्वालिफाइड केमिस्ट ना हो इसलिए ना लिखें, या लिखें और सरकार से ये मांग करें कि ये इंश्योर करें कि जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं या केमिस्ट शॉप है, वहां पर एक क्वालिफाइड ऐसा फार्मासिस्ट हो जो उनको पढ़ सके, समझ सके, और जो है ग्राहक उनको बता सके। होता है।
आई थिंक ये फिर एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ वाले चीज़ है। कोई डाउट ही नहीं है कि केमिस्ट शॉप चलनी नहीं चाहिए विदाउट अ क्वालिफाइड केमिस्ट। अब क्वालिफाइड केमिस्ट नहीं है इज द रियलिटी इन अ लॉट ऑफ स्टोर्स। उन स्टोर्स के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए एंड दैट इज नॉट, वी शुड नॉट यूज इट एज एन एक्सक्यूज कि हम अच्छी चीज़ नहीं ला सकते क्योंकि हम अपने लीगल फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। इसमें मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें मैं और कहना चाहूँगा। एक तो यह है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो जेनेरिक सॉल्ट है उसकी नॉलेज शॉपकीपर या फार्मासिस्ट को बिल्कुल नहीं होती। या ना मैं आपको उदाहरण दूंगा, हमारे जो ऐप है 1mg उसके ऊपर 5 करोड़ महीने के आईबॉल्स आ रहे हैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए। लोग जानना चाहते हैं और 5-6 अलग लैंग्वेजेस में आ रहे हैं। तो आज कंज्यूमर इतना बेवकूफ़ नहीं है, कंज्यूमर खुद अपना वो माइंड बना रहा है कि उनके लिए ठीक क्या है, वो पार्टिसिपेट करना चाहता है और वही हमारी ही ऐप केमिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। क्या वो आज है? वो चैलेंज है, लेकिन आई थिंक उसको हम क्रच की तरह और एक्सक्यूज़ की तरह हमेशा नहीं यूज़ कर सकते कि हमारे केमिस्ट नहीं है स्टोर में इसीलिए हम कंज्यूमर के फेवर में कुछ नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट का ना होना itself is the biggest danger to a consumer in a medical store. That has to be addressed, but that is a implementation. अब एक चीज और बताइए, मैं तनेजा साहब चाहूंगा कि इसके बाद आपसे सवाल लूं तो आप उस पर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कुछ जानकारों ने डॉक्टर राय ये भी संदेह जताया है कि आप जेनरिक का मतलब सस्ती दवाई ना समझे। कई बार वो जेनरिक या सब स्टैंडर्ड की सस्ती दवाएं वो पेशेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो सर उसके बारे में बताइए कि सही जेनरिक और खराब जेनरिक का अंतर कैसे किया जाए। डॉक्टर राय। हाँ देखिए, जेनरिक मैं ये कहूँ कि जेनरिक दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड होती, मैं इस चीज़ को मैं भी नहीं मानता। एज ए डॉक्टर हम लोग लिख भी रहे हैं क्योंकि जेनरिक अगर गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया है तो वो उसको टू द पॉइंट है, लेकिन उसकी जो पोटेंसी को कंट्रोल करना वो ड्रग कंट्रोलर का काम है, जिसके ऊपर ड्रग कंट्रोलर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज देश में आज भागीरथ पैलेस के अंदर आप चले जाइए, कितनी स्पूरियस मेडिसिन वहां पे बिक रही हैं। हम लिखेंगे जेनरिक के नाम लिखेंगे कि हमको ये दवाई फाइजर की दे दीजिए, हमको ये दवाई सिप्ला की दे दीजिए। वो केमिस्ट क्या कहता है, मेरे पास सिप्ला की नहीं है, मेरे पास फलानी कंपनी की पड़ी है। ये तो आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन चाहिए, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, ये पढ़ लीजिए। दुकान बेचारा जो पेशेंट है वो धक्के खा रहा होता है, कहता है वो लेके चला जाता है। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। सेकंड चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमको सरकार को सबसे पहले जो जेनरिक मेडिसिन सब दुकानों के ऊपर उपलब्ध करवा देनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई ये ना कह सके कि ये दवाई का साल्ट यहां पे नहीं मिल रहा है। वो बहुत जरूरी है। अगर आज वो डॉक्टर लिख देता है, केमिस्ट के पास जाता है और वो कहता है हमारे पास दवाई ये है नहीं, और वो कहकर साहब ये ब्रांडेड लीजिए, मरीज कहता है मेरे को तो ठीक होने से मतलब है, मुझे ब्रांडेड है। और इतनी बहस जो चल रही है, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, सरकार से मेरा निवेदन है कि सारी ब्रांडेड दवाइयों को 2-3 महीने का एक टाइम पीरियड में हमेशा के लिए बंद कर दें। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सर मालूम है हम सही चीज को पकड़ रहे हैं लेकिन आधी चीज छोड़ रहे हैं। कमीशन खोरी नहीं रुकेगी तो कैसे जेनरिक को ब्रांडेड को आप कहां रोकेंगे? चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे बीच की कोई चेन हो, कैसे रोकेंगे? गौरव जी, आप कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है जेनरिक मेडिसिन के बारे में। आपको मैं कुछ दवाइयों के नाम नहीं बोलना चाहता, कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मैं कुछ बताता हूं। एक साल्ट की कीमत MRP उस पर लिखी गई है 80 रुपए, और वही दवाई भागीरथ पैलेस में 8 रुपए के अंदर 10 गोलियां मिल रही हैं। आप ये बताइए, ये प्रॉफिट किसको जा रहा है? डॉक्टर को जा रहा है क्या? ये केमिस्ट को जा रहा है या मैन्युफैक्चरर को जा रहा है? ये सरकार की जिम्मेदारी। एनपीपी जो मतलब आपके हिसाब से 1000%, 900% तक का अंतर है और प्रॉफिट है, और ये कहीं ना कहीं केमिस्ट या जो दवा कंपनियां उनके बीच का ये पूरा एक नेक्सस है उनका। नासिर हुसैन, ये नेक्सस क्यों नहीं टूटा आज तक देश में, या आगे क्या टूट पाएगा लगता है आपको? देखिए, अगर किसी भी एक सेक्टर में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर नेक्सस बनते जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो हम बोलते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है वो नेक्सस को तोड़े, नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, भाई आप अवेयरनेस की बात किए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किए,
आप जेनरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन की बात किए, आप ब्रांडेड ज़्यादा स्टैंडर्ड मेडिसिन होता है, जेनरिक थोड़ा सब स्टैंडर्ड होता है, ये बात की है। केमिस्ट की अवेलेबिलिटी की बात की है, और केमिस्ट की अवेलेबिलिटी के साथ में केमिस्ट के अवेयरनेस की बात की है। ये सारे जो पहलू जो है लोग, इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी हाल में जो डिमोनेटाइजेशन वाला जो मामला हुआ था, तो इतना हल्ला इतना हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ, क्या उससे हम अचीव किए? भाई आप जो है कोई भी एक पॉलिसी लाते हैं आम आदमी के लिए या कॉमन मैन के लिए या देशवासी के लिए के फायदे के लिए, लेकिन उनको ही तकलीफ हो, उनको ही नुकसान हो, उससे पहले हम लोग को चाहिए कि जो हम लोग ये सारे तैयारियां करके फिर हम कोई नहीं, इससे क्या नुकसान होगा? मेरे साथ इस बीच जगन्नाथ शिंदे, चेयरमैन ऑल इंडियन ऑरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के जुड़ चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, लेकिन इससे क्या नुकसान होगा? आप कह रहे हैं नुकसान होगा, जेनरिक मेडिसिन से क्या नुकसान होगा सर? जेनरिक मेडिसिन तो फायदा ही होगा ना लोगों को, अगर उनको पैसा बचेगा, उनके पास ऑप्शंस आएंगे, उनके पास मजबूरी नहीं होगी किसी एक दवा कंपनी की दवा खरीदने के लिए, तो इसमें नुकसान क्या होगा किसी का? नासिर हुसैन जी, इसमें आप कह रहे हैं नुकसान हुआ था डीमोनेटाइजेशन से, वो भी एक अलग बहस है, उसको भी छोड़ देते हैं, इसमें क्या नुकसान होगा? गरीब मुझे नहीं, लेकिन बार बार ये डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, मुझे मौका दीजिए दोबारा। नुकसान मैं आ रहा हूं। नहीं, नुकसान यही है कि भैया आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्लेस में नहीं रखेंगे। अब जैसा मेरे से पहले कोई एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि नंबर ऑफ मेडिसिन जो जेनरिक मेडिसिन में होना, उसका पूरा प्रोडक्शन हो और वो सारे अवेलेबल रहे मार्केट में, केमिस्ट को पता चले, केमिस्ट की अवेलेबिलिटी रहे, इसका एक अवेयरनेस ऑल इंडिया लेवल पे क्रिएट हो, प्लस क्वालिटी कंट्रोल जो है, अब ये जनरली माना जाता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई ये नहीं, जनरली माना जाता है जो है ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी होती है, जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी थोड़ा सब स्टैंडर्ड होती है, जनरली माना जाता है, तो उसको भी देखना चाहिए। माना जाता है, लेकिन ऐसा है क्या? आपने एक बड़ा सवाल उठाया, मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा उस बारे में, एक्सपर्ट से उस बारे में पूछूंगा, लेकिन एक्सपर्ट बताएंगे। देखो मैं एक्सपर्ट से उस बारे में पूछूंगा, आपने और ये एक्सपर्ट इसीलिए बताएंगे इस बारे में, लेकिन एक सवाल मैं शिंदे साहब से ले लूं, फिर तरेंजा जी आता हूं, आपको पूरा मौका दूंगा, बहुत देर से जुड़े हमारे साथ जगन्नाथ शिंदे, एक सवाल उनसे लेता हूं। जगन्नाथ शिंदे साहब, देश में जेनरिक और सस्ती दवाओं को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है कि जेनरिक दवाएं मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती हैं, केमिस्ट भी नहीं बता देते लोगों को, डॉक्टर भी नहीं लिखते। अब सरकार कह रही है कि एक पॉलिसी ऐसी आएगी और एक नोटिफिकेशन भी आया है कि डॉक्टर्स को बड़े कैपिटल लेटर्स में ये लिखकर देना होगा पर्चे पर कि वो कौन सी दवा लिख रहे हैं, उसका जेनरिक ऑप्शन क्या है, सॉल्ट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ताकि केमिस्ट के पास जाकर जेनरिक दवा खरीद सके एक पेशेंट या पेशेंट का तीमारदार। आपको लगता है कि यह एक अच्छा कदम है और केमिस्ट इसमें साथ हैं, केमिस्ट इसमें सरकार का साथ देंगे, केमिस्ट इसमें जनता का साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, आज अपने पूरे देश में जो दवा की बिजनेस है वो 1 लाख करोड़ है और यहाँ इसमें करीबन 14% जेनरिक बेचा जाता है, बाकी ब्रांडेड जेनरिक बेचा जाता है। आज भी सभी हमारे 8 लाख केमिस्ट है, इनके पास जेनरिक की दवाइयाँ उपलब्ध रहती है और आज भी हम लोग करीबन 6000 करोड़ का जेनरिक का भी बिजनेस करते हैं। लेकिन हमारे पास जो भी पर्ची आती है हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 6511 के वजह से अगर कोई ब्रांडेड लिख के आता है तो हमें ब्रांडेड दवाई देनी पड़ती है, अगर कोई जेनरिक लिख के आता है तो हम जेनरिक दवाई देते हैं। आज पूरे हमारे जितने भी केमिस्ट है ये इनके पास जेनरिक की दवाइयाँ होती है और केवल हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन सब्स्टिट्यूट नहीं कर यहाँ पर एक सवाल जानते हैं सर क्या आया शिंदे साहब, में अगर एक सवाल ये आया कि फिर तो ब्रांडेड की बजाय अगर जेनरिक दवा लिखेंगे डॉक्टर तो केमिस्ट क्या करेगा? उसको जिस दवा में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वही दवा बेचेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आज भी देखिए जो दाम है जेनरिक की और ब्रांडेड जेनरिक की जो दाम है इसमें करीबन 110 का डिफरेंस है। अगर कोई दवा ब्रांडेड में 25 रुपए की है तो वो जेनरिक में 2 रुपया 50 पैसे की है। तो वो हिसाब से अभी अगर हम जेनरिक बेचते हैं तो 2.5 रुपया अगर हमारा परचेस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपया या 3.5 रुपये के ऊपर उसको बेचा जाता है। जेनरिक में आज भी हमारे केमिस्ट 20% से ज़्यादा मुनाफा नहीं ले रहे हैं, ये रियल फैक्ट है। ठीक है,
और इसमें अगर कल जेनरिक भी आती है तो यहाँ मुनाफा जो भी आज भी हम सरकार के पास जब भी जाते हैं तो इनको ये हमने कहा है कि भाई इसकी जेनरिक की एमआरपी कम कर लो, हमें 20% की मार्जिन रिटेलर को दो, 10% की होलसेलर को दो, हमें इससे ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जन औषधि केंद्र खोले थे तनेजा जी सरकार ने, जन औषधि केंद्र खोलने की बात कही गई थी जिन पर 600 से ज्यादा दवाइयां मिलेंगी, जिसमें कैंसर, डायबिटीज और कुछ बड़ी बीमारियों के इलाज, कुछ ऐसी बीमारियां जो जानलेवा बीमारियां हैं उनकी दवाइयां वहां पर मिलेंगी। लेकिन वो काम बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है सर। वो जन औषधि केंद्र कहां है, किस देश में कितने हैं, वो पता नहीं चल रहा सर। देखिए ये इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप जैसा जानते हैं जो हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था है और राज्यों की भूमिका इसमें बहुत बड़ी होगी। साथ साथ राज्यों के साथ मिल करके काम करना है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर जैसा आप जानते हैं राज्यों की बड़ी भूमिका है। इस समय जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर देखिए क्या है कि पूरी जो व्यवस्था स्वास्थ्य की बनी हुई है, हमने ये देखा है कि उसके अंदर कितनी कमियां हैं। और खासतौर से जेनरिक की बात हो रही है, शुरुआत यहां इसलिए करनी पड़ रही है कि अधिकांश जगह जो गरीब भारतीय है और जो मध्यवर्ग का भारतीय है वो किस तरीके से जो है एकदम कंगाल हो जाता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी भूमिका चाहे वो ऑपरेशन के टाइम स्टेंट लगाने की हो, चाहे वो दवाइयों की हो। अब हमारा ये कहना है कि जेनरिक अगर हम लेकर के आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने करी है और भारी व्यवस्था सर, हमने जब आपसे ये पूछा, जब मैंने आपसे जन औषधि केंद्र के बारे में पूछा तो मकसद बस इतना था कि जो हमारा व्यूअर है वो ये जान सके कि जन औषधि केंद्र नाम की कोई चीज भी है जहां पर सरकार सस्ती जेनरिक दवाइयां बेचती है और जहां पर वो उन दवाइयों को सही से हासिल कर सकता है, जहां पर शायद सरकारी स्टोर पे तो शायद उसको असली या नकली का कोई शक ना हो। नहीं, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जब सरकार ने जो चीज पॉलिसी अनाउंस करी है उसका क्रियान्वयन हमारे यहाँ पूरी मुस्तैदी से होता है। इसमें कितने स्टोर बन गए हैं, कितने और बनने हैं, मेरी मेडिकल फील्ड नहीं है, मैं इसमें वो नहीं, आप मुझे समय दे तो कल मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दे सकूंगा। लेकिन जो जेनरिक की जो विषय, जो आज का विषय है ना, जो विषय है जिस पर बातचीत हो रही है उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि जो भी उसके लिए करना आवश्यक है, चाहे वो आपने जो है वो केंद्रों की जो बात करी, हमारी नीयत क्या है, हमारी कोशिश क्या है, ये समझने की जरूरत है। और हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब आदमी है, मध्य वर्ग है, आम भारतीय है, उसको हम इस चुंगल से बचा सकें, इस बीमारी से उसको बचा सकें। जरा इस बात को समझने का प्रयास करिए। और आपके दर्शक हम कर क्या रहे हैं, इसमें हमारे को क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, हमारे से कुछ लोग नाराज। सर मैं बताता हूं आपको, आपने स्टंट के दाम कम किए, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप जानते हैं दवा कंपनियां क्या कर रही हैं? दवा कंपनियों ने तो आपके पास एक अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन दी है कि भैया हम ये दवाई हम इस कीमत पर ये ड्रग एलुटेड स्टेंट नहीं दे पाएंगे, और विड्रॉ करने तक की उन्होंने आपको एप्लीकेशन दे दी है। तो जब एक दाम आपने कम किया उसके बाद दवा कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। जब आप दवा की कीमतों पर कैपिंग करेंगे या जेनरिक दवाओं को फोर्स करेंगे उनको यूज करने के लिए, तो क्या आप इंश्योर करा पाएंगे उसको? नहीं, देखिए जेनरिक दवाइयां और जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उनके इकोनॉमिक्स अलग है। सरकार भी उस इकोनॉमिक्स को समझती है, जो कंपनियां धमकी दे रही हैं वो भी समझती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, HIV की जो मेडिसिन होती है भारतीय कंपनियों ने जेनरिक जो उसका मेडिसिन थी साउथ अफ्रीका को दी, अफ्रीका के तमाम कंट्रीज को दी, और WHO ने उसकी तारीफ करी। जो मल्टीनेशनल कंपनी थी फार्मा, उन्होंने बहुत विरोध किया, वो बल्कि मुकदमे करे उन्होंने अमेरिका के अंदर। उसके बावजूद उससे लाखों लोगों की जान बची और अफ्रीका के तमाम देशों ने राष्ट्रपति के स्तर पर भारत को धन्यवाद दिया उसके लिए। ये जब हम विदेशों में जाके कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, क्रिटिसिज्म होगा, लोग धमकी भी देंगे, लेकिन जो दवाई देखिए, जो वो दवाई है, जो वो ब्रांडेड है जिसका पेटेंट अभी जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, वो अलग बात है। जब पेटेंट ही एक्सपायर नहीं हुआ वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन जिसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है वो तो जेनरिक मेडिसिन हो गई, तो उसमें वो धमकी देती भी है तो धमकी काम नहीं करेगी। और दवाइयां जो वो काम बना करके लेके आए, और धमकी कौन देगा? धमकी वो देगा जिनमें ताकत है, जो बड़ी कंपनियां हैं। और सरकार जानती है कि अगर वो धमकी जो है वो इसलिए कि अपने जो उनके 300, 400, 900% जो फायदे हैं उसके लिए वो धमकी देना चाहती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। गरीब आदमी की तरफ से सरकार उनकी लड़ाई लड़ेगी, आप उसकी फिक्र ना करें। ठीक है, मैं डॉक्टर राय से एक सवाल लेना चाहता हूं। डॉक्टर राय, आपने भी कुछ जेनरिक दवाओं की क्वालिटी पे सवाल उठाया था कि हो सकता है कुछ सब स्टैंडर्ड्स हो। सर, यहां तो ब्रांडेड दवाएं और एक से एक रेपुटेड दवाओं को हमारे देश के ड्रग रेगुलेटर ने सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाला पिछले 12 महीनों में। एक से बढ़कर एक बड़ी दवाओं के ब्रांड को डाला गया है, ब्रांडेड कंपनियों के दवाओं को डाला गया। तो फिर सर, जब ब्रांडेड दवाएं सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आती हैं तो जेनरिक दवाओं को सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आप कैसे, उन पर कैसे सवाल उठा सकते हैं सर?
सवाल उठाने का सवाल नहीं है। और जो उन्होंने पूछा था उसका भी जवाब दीजिए। जो नासिर हुसैन कह रहे थे कि क्या ऐसा माना जाता है कि जेनरिक दवाएं थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड होती है, क्या होती हैं ऐसी? नहीं, मैं ये नहीं फायदा करती है। मैं ये नहीं कहता कि सब स्टैंडर्ड होती हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि कुछ ब्रांडेड दवाइयां भी सब स्टैंडर्ड मिली हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ड्रग कंट्रोलर की है। उसने उसको बैच नंबर कैसे दिया, उसको पास कैसे किया, उसकी एफिकेसी की गारंटी देना ड्रग कंट्रोलर का काम है, ना कि आपका और मेरा। मेरे पास तो दवाई बन के आती है, बैच नंबर ये है, इसकी एक्सपायरी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या जेनरिक दवाओं में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है? और अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? मैन्युफैक्चरर की जाएगी। बदनामी दो कहते हैं डॉक्टर ने दवाई लिखी 1 हफ्ते से खा रहा है और उसको असर नहीं हो रहा, लेकिन असली चीज क्या है? उसकी पोटेंसी नहीं है। उस वक्त क्या सब होगा? जब तक सरकार उसको रेगुलेट ढंग से नहीं करेगी, ड्रग कंट्रोलर उसके ऊपर अच्छी अंकुश नहीं रखेगा, तो दवाइयों की एफिकेसी के ऊपर तो ये समस्याएं हमेशा आती रहेंगी। जब ब्रांडेड में हम लोग फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, तो ब्रांड इसमें जेनरिक में तो आएंगे। एक बड़ा माइंडसेट है कि भैया महंगी दवा है, किसी बड़ी नामी गिरामी कंपनी की है तो ये जरूर फायदा करेगी। सस्ती दवा है, कोई नामी गिरामी कंपनी नहीं है तो पता नहीं फायदा भी करेगी कि नहीं करेगी। ये माइंडसेट टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? ये माइंडसेट सही है गलत है बताइए। नहीं, तो माइंडसेट तो गलत है। ये देखिए 2 चीजों पर डिपेंड करता है। डॉक्टर की कन्विंसिंग पावर कि ये दवाई मैं दे रहा हूं, देख बाजार के अंदर इसी की दवाई का 60 आपको 100 रुपए में मिलेगा, लेकिन ये दवाई मैं तुझे 2 रुपए की दे रहा हूं और तू 2 दिन के बाद आके मुझे बता। नहीं होगा तो तू वो खा लेना। और अगर वो मरीज खाने के बाद कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। केमिस्ट की बात आई थी यहाँ पर। टंडन साहब, आपसे भी एक सवाल है। कुछ दर्शक मुझे लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने बात की चीप मेडिसिन की। 1 mg पर हमने बहुत दिनों से किसी दवा को सर्च किया, वहां कोई चीप ऑप्शन है ही नहीं, सारे महंगे ऑप्शन है, और जबकि उनके दवाओं के चीप ऑप्शन बाजार में मौजूद हैं। तो मैं पर्टिकुलर नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूं। तो ये तो केमिस्ट अभी ये ऑप्शन दिख रहा है, तो केमिस्ट के ऊपर तो सवाल लगातार उठेंगे। फिर उस दिशा में क्या होना चाहिए? नहीं, अभी एक तो जो पूरा जो स्पेसिफिक चीज़ आप बोल रहे हैं कि जो चीप ऑप्शन नहीं है, क्या होता है हमारे ऐप पे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को कंपनी ए का ब्रांड मिला और ऐप पे देख के हमें पता चला कि कंपनी बी, सी और डी 30, 40, 50, 80% चीपर है। लेकिन हम लोग बाय लॉ वो नहीं दे सकते, इसलिए हमको वो डिनाई करना पड़ता है कंज्यूमर को कि आपने अटोरवास्टैटिन मांगी, वो ब्रांड ए की आपकी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने ब्रांड ए लिखा था। अब आपको उसी स्टैंडर्ड, उसी स्टेचर का दूसरा ब्रांड पसंद है जो कि 50% चीपर है और आप वो लेना चाहते हो। कंज्यूमर के पास आज वो ऑप्शन नहीं है और हम लीगली दे नहीं सकते। तो बहुत कंज्यूमर्स हमारे पास आते हैं कि रिप्यूटेड ब्रांड्स के बीच में चॉइस होनी चाहिए उनको। अब वो करंट लॉ में नहीं थी। अब अगर डॉक्टर लिखते हैं जेनेरिक, तो ये डिबेट में आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। जेनेरिक को हम मान रहे हैं कि एक ब्रांड है और एक जेनेरिक है और बीच में कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे अभी कंज्यूमर को क्या पावर आ गई है कि उनको रोसुवास्टैटिन डॉक्टर ने लिख के दे दी और कंपनी ए की लिख के दे दी। अब कंज्यूमर का है कि ठीक है, मेरे को ये नहीं, मेरे को किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे ज्यादा भरोसा है या किसी और पे ज्यादा भरोसा है। आप हमारी ऐप में देख सकते हो कौन सी कंपनी में आप कितना बचा लोगे। की बात भी नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ। आप और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। बहुत आराम से देखा जा सकता है कि ये जो भी कंपनीज आप ट्रस्ट करते हो उसमें उसके बीच में चूज करने की पावर कंज्यूमर को हो जाती है। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट की बात है। और जो प्योर जेनेरिक है, वो वाली स्टेट जब आएगी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि केमिस्ट को जेनेरिक बेच के बहुत फायदा होने वाला है। जो शिंदे साहब ने कहा वो बिल्कुल सच है। जब अगर एमआरपी इतना कम हो जाता है तो मैं यही सवाल लेके शिंदे साहब के पास जा रहा हूं। शिंदे साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आज क्योंकि ब्रांडेड दवाओं पर 900% तक का मुनाफा हो सकता है रिटेलर को हो रहा हो या केमिस्ट को हो रहा हो, तो क्या अगर सरकार दवाओं के मुनाफे पे कैपिंग करती है, दवाओं के दाम पे कैपिंग करती है और उस मुनाफे को एक रैशनल लेवल तक लाके छोड़ा जाता है, तो क्या आप मानते हैं कि जेनरिक दवाओं की बिक्री बढ़ेगी और जेनरिक दवाएं केमिस्ट फिर ज्यादा देंगे? देखिए, अपने देश में आज जो भी बिजनेस है, ये ब्रांडेड जेनरिक का जो बिजनेस है, यहां भी आपको पता है कि इट इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। डीओपी इसको कंट्रोल करती है और ड्रग प्राइस कंट्रोल है। जहां शायद सारी दवाइयों के प्राइस कंट्रोल नहीं करती वो, एनपीपीए सारी दवाइयों के प्राइस कंट्रोल करती है क्या सर?
नहीं, देखिए 14% दवा की जो कंट्रोल में है, एनईएलएम में है, उसको सरकार एनपीपीए कंट्रोल करती है। अलावा डी कंट्रोल के भी दाम को दवाइयों को एनपीपीए कंट्रोल करते हैं, मैन्युफैक्चरर। तो फिर 900% तक मुनाफा क्या एनपीपीए अलाउ करती है सर? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। देखिए हमारे पास एनपीपीए हमें एनईएलएम प्रोडक्ट के ऊपर यानी कंट्रोल कैटेगरी के ऊपर 16% मार्जिन रिटेलर को देती है और 8% मार्जिन होलसेलर को देती है। और डी कंट्रोल में नॉन एनईएलएम में हमें 20% और 10% की मार्जिन है। इसके ऊपर हमें मार्जिन नहीं मिलता है, सरकार इतनी मार्जिन हमें मिलती है, उससे ज्यादा मिलता नहीं। अगर ये नहीं, आप सहमत हैं सरकार को ब्रांडेड दवाओं के मुनाफे पर कैपिंग करना चाहिए, एक रैशनल लेवल डिसाइड करना चाहिए जैसे स्टंट के दामों में किया है? आप मानते हैं कि ये होगा तो देश में जेनरिक दवाओं को बढ़ावा मिलेगा? मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं, आज भी कैपिंग है, एनपीपीए सारी दवाइयों पर नहीं है सर, और मुनाफे पे तो बिल्कुल नहीं कि किस दवा पे कितना मुनाफा होना चाहिए, तो बिल्कुल कैपिंग नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए नॉन एनईएलएम के ऊपर भी हमेशा हमने कहा कि सरकार उसको कैपिंग करे, एमआरपी कम लाए, जहां हमें मार्जिन 10 और 20% मिलता है और मैन्युफैक्चरर का मार्जिन 100% के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मांगे हमेशा होती है और वो हिसाब से कैपिंग होता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि जेनरिक दवाइयाँ जब से बनी है उसकी एमआरपी ज्यादा होती है, मगर हम लोग जो बेचते हैं कंज्यूमर को वो सर, लेकिन मुझे लगातार दर्शक ट्वीट कर रहे हैं कि केमिस्ट आर हैविंग सो मेनी सब्स्टिट्यूशंस विद बिग प्रॉफिट। वो लगातार कह रहे हैं कि केमिस्ट विल अर्न अथॉरिटी फॉर सेलिंग हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मेडिसिन। केमिस्ट के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मैं तनेजा जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, देखिए केमिस्ट को जो भी दवा हम बेचते हैं उसके ऊपर 20% के ऊपर हम लोग मार्जिन नहीं ले सकते। अगर हमने लिया तो ओवर चार्जिंग की केस होती है। ठीक है। और दूसरी बात, डॉक्टर राय कह रहे नहीं है। डॉक्टर राय बताइए आप क्या कह रहे हैं? देखिए शिंदे साहब, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो पहले भी कह चुका हूं कि कुछ मेडिसिन आज भी मार्केट के अंदर मिल रही हैं जिसके ऊपर एमआरपी 80 रुपए है और वो मार्केट के अंदर 10 रुपए मिल रही है। बताइए कितना परसेंट उसके ऊपर एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस दिखे गए हैं? तो ये ऐसा क्यों है? हमने आईएमए के लेवल पे हमने आईएमए के लेवल पे कहा, सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वन ब्रांड वन प्राइस थ्रू आउट द कंट्री फॉर द पर्टिकुलर जेनरिक साल्ट। अगर आपने एक ब्रांड का एक प्राइस अगर आपने फिक्स कर दिया, कोई भी कंपनी बनाती है, तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो बार बार कह रहे हैं कि प्राइस फिक्स बाय द एनपीपीए। आपके पास एडेनोल नाम के एक साल्ट है जिसको हम देते हैं ₹2.28 का है, लेकिन मार्केट के अंदर ₹3.60 का बिक रहा है। ठीक है। उसी तरह से आपका एम्लोडेपिन ₹3.10 का है जो ₹8.60 में बिक रहा है। ठीक है। ये उसके बाद लोसार्ट्रन जो मैं जल्दी से जाते ओके सर तनेजा जी, मैं जाते आपसे एक दो सवाल लेना चाहता हूं और आप चाहता हूं आपसे 30-40 सेकंड में इसका जवाब दें। समय खत्म हो चुका है। सर, पहला सवाल कि क्या आप स्टंट की तरह दवाओं के दामों पर भी कैपिंग करेंगे आने वाले दिनों में? और दूसरा सवाल जो मुझे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, आप ब्रांडेड दवाओं की सेल को अगर कम करना चाहेंगे या और उन पर प्रेशर बनाएंगे तो जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो उन कंपनियों में काम करते हैं, क्या उनके ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा? दोनों सवाल सर। देखिए, जो स्टैंड की तरह किया है, नीयत साफ है, इरादा साफ है, उसको रेगुलेट करेंगे। जिस हिसाब से बढ़ाई उल्टी सीधी कीमतों से गरीब आदमी मध्य वर्ग की कमर तोड़ी जाती थी, वो रोका जाएगा, उस पर अंकुश लगेगा। दूसरी बात, एक बात ये भी समझने की जरूरी है कि तमाम जेनरिक मेडिसिन हैं, दरअसल वो ब्रांडेड बन चुकी हैं और लोग उनको ब्रांडेड नाम से जानते हैं, दरअसल वो है जेनरिक मेडिसिन। तो वो भी हमको थोड़ा साथ में लेकर के चलने पड़ेगा। लेकिन हम जो ये मुहिम लेकर के सरकार आई है, ये मुहिम है सरकार का, लेकिन ये कानून भी बन रहा है और इसको एनफोर्स किया जाएगा। राज्य सरकारों की भूमिका बड़ी रहेगी और राज्य सरकार को साथ लेकर के कर। तीसरी बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, जितने भी स्टेक होल्डर इसके अंदर है, खासतौर से उपभोक्ता और मरीज, उनको भी साथ में लेकर के चला जाएगा और इसको एनफोर्स किया जाएगा। और उम्मीद करेंगे जनता और मीडिया का हमें इस मुहिम और इस पूरी जो रिवॉल्यूशनरी स्टेप है इसमें साथ मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेनरिक मेडिसिन कहां मिलेंगी? क्योंकि अभी भी जेनरिक मेडिसिन बहुत बड़े लेवल पर या पूरे देश में एक साथ उपलब्ध नहीं है
और जब एम्स में डॉक्टर लिख दें कि हमें मेडिसिन उपलब्ध कराइए स्टोर में, तो हम लिखे तो उसके बाद कहने को क्या रह जाता है। लेकिन ठीक है, मुहिम अच्छी है, धीरे चाल चल रही है इस मुहिम की, और जितना तेजी से होना चाहिए था उतना तेजी से नहीं हो रहा। लेकिन आगे सरकार जग जाए, आगे सरकार इसको तेजी से आगे बढ़ाए तो फायदा पूरे देश का ही होगा, और आपका फायदा जहां हो उसी की बात हम करते भी हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बिग स्टोरी बिग डिबेट आज बस इतना ही। नमस्कार।